जब हम आधार एनरोलमेंट या आधार करेक्शन का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि यूआईडीआई के द्वारा वैलिड हैं, किस तरह से बताए गए हैं कि हमें जो डॉक्यूमेंट लेने हैं। सबसे पहले बात करें तो पीओआई, पीओए, पीओआर, डीओबी। डीओबी के लिए जो बर्थ से संबंधित कुछ एक चीजें हैं, ये पीओआई, पीओए, पीओआर, डीओबी मतलब एक तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप का प्रूफ या बर्थ से संबंधित प्रूफ, ये चार तरह के जो डॉक्यूमेंट है ये मैंडेटरी हैं। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी के, तभी कोई नया आधार बनवा पाता है अपना, या कोई करेक्शन कराना है तो इनसे संबंधित कुछ एक डॉक्यूमेंट लेके आएगा तभी वो करेक्शन करवा पाएगा। मान लीजिए पीओआई की बात करें तो किसी को अगर नाम चेंज कराना है, अपनी आइडेंटिटी से संबंधित कुछ भी चेंजेस कराने हैं तो उसको पीओआई लेके आना होगा। अपने एड्रेस में किसी भी तरह का कोई करेक्शन कराना है उसको तो उसे पीओए लेके आना होगा कोई भी। पीओआर रिलेशनशिप के बिहाफ पे जो एचओएफ बेस्ड है या उस तरह के जो हम लोग डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन के बिहाफ पे जो करेक्शन करते हैं तो वहां पे पीओआर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं। डीओबी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, या डीओबी को अपने आधार में ऑथेंटिकेट कराने के लिए कि हाँ मेरी एज इतनी है तो उसमें उसे बर्थ से संबंधित अपनी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, तभी उसका आधार हम करेक्शन कर पाते हैं, या किसी को आधार अपना नया बनाना है तो वो बनवा पाता है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट को आप अपने सेंटर पे जरूर चस्पा करके रखें। हो सके तो इसको 2x3 या 2x2 अपने सेंटर की जो साइज है उसके हिसाब से आप फ्लैश बैनर बनवा लीजिए, बड़ा बड़ा लिखवा के अपने सेंटर पे जरूर इसको चस्पा करके रखें। अगर फ्लैक्स नहीं बनवा पा रहे हैं तो प्रिंट जरूर बना के रखें अपने सेंटर पे। एक आप बोर्ड बना लीजिए, उस बोर्ड पे इसको A4 साइज पे प्रिंट करके भी क्लियरली बोल्ड लेटर्स में आप प्रिंट करके रखें। क्योंकि कई बार रेजिडेंट्स हम लोगों से आके आर्गुमेंट करती हैं कि हम जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं आप नहीं ले रहे हो, इससे हमने पहले बनवाया था या हमारे भाई का बन गया, या हम दूसरे कहीं पे जाते हैं तो वहां पे बन जाता है, आप लोग नहीं बना रहे हो। तो प्लीज उनको जवाब देने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए आप लोग सेटिस्फेक्शन के लिए ये पीओआई, पीओआर और पीओए से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपने सेंटर पे जरूर लगाकर रखें और उनको दिखाएं कि हम आपका अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज वो हम असमर्थ हैं इसलिए क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो जो यूआईडीआई की वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें लाई नहीं करता है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपका जो काम आप करेक्शन का कराने आए हैं, नाम का, पता का या फिर कुछ भी और डीओबी वगैरह कराने आए हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इसलिए इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को अपने सेंटर पे जरूर लगा कर रखें। आप लगा कर रखोगे तो दिन में 2-4 बार आपके सामने से ये लिस्ट निकलेगी तो आपको ये ऑटोमेटिक, आप लोग कई बार छोटी छोटी चीजें पूछते हैं कॉल करके, आप दूसरे साथी से पूछते हो, कई बार हमसे पूछने लगते हो कि सर डीओबी के लिए क्या क्या लगा सकते हैं, तो अगर ये लिस्ट आपके सेंटर पर लगी रहेगी तो ये लिस्ट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी एक समय रहते आने पर। बार बार आपको किसी और से कंसल्ट या पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। डॉक्यूमेंट बेस्ड कुछ एक चीजें और ध्यान रखनी है। जो डॉक्यूमेंट है वैसे तो पीओआई, पीओआर, पीओए की जो लिस्ट है आपके सेंटर पे लगी रहेगी, लेकिन कुछ और डीपली जो चीजें हैं उन डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखने योग्य वो मोटी मोटी 2-3 चीजें हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि एक तो डॉक्यूमेंट जो भी वो लेके आए रेजिडेंट, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर आएगा, कलर कॉपी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, आपको अगर कई बार ये भी रहता है कि वो डॉक्यूमेंट लेके आया ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट भी जो डॉक्यूमेंट रहते हैं लेकिन अगर वो ओरिजिनल है तो उसकी ओरिजिनलिटी उस डॉक्यूमेंट में दिखती है। स्टैंप लगा के आया होगा तो स्टैंप तो एटलीस्ट जो इस तरह के साइन या स्टैंप हुए होंगे तो वो तो कलर ही उसमें दिख जाएगा कि वो जो है किस तरह का डॉक्यूमेंट है। फिजिकल चेक करके आप चेक कर पाओगे उसको कि वो ओरिजिनल है या वो कोई भी डुप्लीकेट उसका लेके आया है डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो प्लीज जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा आप रेजिडेंट से हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ही डिमांड करते हैं, हम किसी भी तरह की जीरोक्स या फोटोकॉपी यूज नहीं करते हैं। पीओआई, पीओबी जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें रेजिडेंट का नाम जो है वो जरूरी है, रेजिडेंट के नाम से ही वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसके फैमिली मेंबर का लेके आ गया और बोलेगा कि मेरा आधार सही कर दो। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट जो लेके आएगा उसके नाम से ही वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जब वो डॉक्यूमेंट आते हैं, कुछ एक डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलिडिटी होती है, जैसे कि आप पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इनकी वैलिडिटी है, या यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी हम आजकल यूज करते हैं जो जिसमें कि एड्रेस अपडेट के लिए या कुछ भी और अपडेट कराना है, तो यूआईडीआई के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जो हम यूज कर रहे हैं तो उसकी भी एक वैलिडिटी है।
उस पे ऊपर कॉर्नर टॉप में डेट का कॉलम रहता है। उस डेट में का पर्पज ये है कि जिस डेट में वो यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जिसने भी कंसर्न ऑफिसर ने गजेटेड ऑफिसर से करा के लाया है या फिर ग्राम प्रधान से या किसी से भी वो करा के लाया है, जो भी अथॉरिटी है जिसने की वो साइन या इशू किया है, तो वो जिस डेट में इशू किया है उससे 3 महीने के अंदर ही आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट जिनकी वैलिडिटी है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी की वैलिडिटी होती है 15-20 साल जो भी है, टाइम पीरियड वो उस पर लिखा रहता है, जो डॉक्यूमेंट है उस पर वैलिडिटी या एक्सपायरी, या फिर स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके आईडी कार्ड में भी सेशन वाइज बोर्ड जो भी डॉक्यूमेंट आईडी ग्रुप है उसका, तो उस पर सेशन लिखा रहता है। जैसे अभी सेशन चल रहा है जो 22-23 सेशन चल रहा है, तो उस पर सेशन लिखा रहेगा ईयर, हाँ सेशन लिखा होगा या वैलिड अप टू लिखा रहेगा उस पर, जो भी डेट रहेगी स्कूल के आईडी कार्ड की। तो आप लोग जो है इस चीज को देख लें कि जो वो डॉक्यूमेंट लेकर आया है वो वैलिडिटी उसकी एक्सपायर तो नहीं हो गई है। वो टाइम पीरियड उसका जो वैलिडिटी का है, अगर उसके अंदर ही बियॉन्ड द वैलिडिटी लेके आया है तभी आपको यूज करना है, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं करेंगे। वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सभी 3 महीने पुराने ही हम यूज करते हैं। इससे ज्यादा पुराना है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। रेंट एग्रीमेंट शुड बी यूज्ड बिफोर एक्सपायरी डेट। एक तो रेंट एग्रीमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेंट एग्रीमेंट जो नॉर्मली हम लोग तहसील से या फिर नोटराइज वकील से जो बना के लोग लेके आते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वो उसकी बात नहीं हो रही है। जो रेंट एग्रीमेंट है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो रजिस्ट्री करते हैं, जिस तरह से रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस से जो जारी किया हुआ रेंट एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। और वो भी जो है एक्सपायरी डेट से पहले का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंबई में 4 साल पहले रह रहे थे और वहां पे कोई उन्होंने वो डॉक्यूमेंट बनवाया था और उसके बाद यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अलग जगह रहने लगे हैं, लेकिन मुंबई वाले डॉक्यूमेंट को यूज कर रहे हैं जो एग्रीमेंट था उनका, तो वो एग्रीमेंट आप यूज नहीं कर सकते हैं। वो तो आप लोग जो इस तरह के एग्रीमेंट हैं जिनपे की एक वैलिडिटी या फिर टाइम पीरियड की बात होती है, तो उसमें टाइम पीरियड जरूर देख लें कि बियॉन्ड द वैलिडिटी वो होना चाहिए, एक्सपायर्ड जो है डॉक्यूमेंट नहीं हो। अब एचओएफ बेस्ड जो हम लोग अपडेट करते हैं, आप लोगों को हमने एक फॉर्मेट शेयर किया कि इन केस अगर कोई भी हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है, कोई फादर है और वो अपनी फैमिली में जो भी और मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, किसी का कराना चाह रहे हैं, तो वो एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, तो एचओएफ बेस्ड जो आप लोग एड्रेस अपडेट करेंगे, वहां पे बात हो रही है एचओएफ मतलब हेड ऑफ द फैमिली, जो उस फैमिली का मेन हेड है, उसका ही वो अपना डिक्लेरेशन दे सकता है डाउनलाइन जो उसके फैमिली में मेंबर्स हैं, कि अगर उसके आधार में जो एड्रेस है उनका एड्रेस भी वो कर किया जा सकता है, उनको फिर दूसरे किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी सेम फैमिली के इमीडिएट जो भी उसका वो है हेड ऑफ द फैमिली, उसी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे या फिर उसी की डिक्लेरेशन के बिहाफ पे एड्रेस करेक्शन होता है, न कि ये कि दूसरे की फैमिली को कोई वेरीफाई कर देगा कि मैं इन्हें जानता हूं और मेरा एड्रेस ये है। हाँ, पीओआर से संबंधित यहाँ पर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट वहां पे वो शो करना होता है हेड ऑफ द फैमिली वाले केस में। ठीक है, नेम चेंज सभी बीएलई भाई को हमने पहले भी बताया हुआ है। नेम चेंज जो अगर बात करें हम लोग, हम करेक्शन करते हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं यहाँ पे करेक्शन की, तो किसी के नाम में कोई माइनर करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है या सरनेम वगैरह उसको ऐड कराना है, तो वहां पे करेक्शन की बात होती है। जहाँ पे चेंज अगर वर्ड आ गया तो वहां पे चेंज आइडेंटिटी, जैसे किसी का नाम है, फर्स्ट नेम की बात हो रही है, राम कुमार से किसी को श्याम कुमार कराना है, ठीक है, या राम कुमार से मोहन कुमार कराना है किसी को अपना नाम, तो यहाँ पे वो उसका नाम पूरा चेंज हो रहा है। दोनों अपने आप में एक अलग नाम है और दो नाम के इस तरह के लोग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ नेम चेंज के लिए हम लोग रेजिडेंट को गजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए बोलते हैं। गजेट नोटिफिकेशन के लिए उसको किसी भी जानकार वकील से मिलना होता है। ठीक है, और वो पीओआई और पुराना जो उसका कोई नाम रहा होगा उसके फोटोग्राफ से संबंधित पूरी एक प्रक्रिया, अलग एक पूरा प्रोसेस है उसका गजेट नोटिफिकेशन का, उसको फॉलो करते हुए गजेट नोटिफिकेशन करा के लेके आएगा और उस डॉक्यूमेंट को आपके पास आएगा लेके, तभी आप उसका नाम चेंज कर पाएंगे। गजेट नोटिफिकेशन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट है सरकार वही कराती है उसको, कोई भी प्राइवेट आदमी या फिर लोकली कहीं से नहीं हो सकता। वो स्टेट या सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू जो बजट जारी होता है उसमें उन सभी जैसे जो भी कुछ कराना चाहते हैं नाम चेंज, उनके नाम वो पब्लिश होते हैं और वो गजेट नोटिफिकेशन जब पब्लिश हो जाएगा तभी उस डॉक्यूमेंट को जारी किया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है यहाँ पे।
गजट नोटिफिकेशन का मतलब किसी भी कोई एफिडेविट या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट से नहीं है कि वो अपना किसी भी शपथ पत्र को बनवा के ले आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है। हम लोग आप लोगों को मेल पे भी इसको ये बारे में थोड़ा सा डिटेल में शेयर कर देंगे कि किस तरह के रेजिडेंट को कराना है गजट नोटिफिकेशन। तो आप लोग नाम चेंज के लिए रेजिडेंट को गजट नोटिफिकेशन के लिए सजेस्ट कीजिए। किसी भी तरह से आप लोग उसकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर भले ही वो ए ग्रेड के किसी भी ऑफिसर से करा के लेके आएगा तो नाम चेंज हम नहीं कर सकते। इस केस में, नाम चेंज वाले केस में केवल गजट नोटिफिकेशन ही बताया गया है, उसको कराना होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो बच्चे जिनके अगर एनरोलमेंट 0 से 5 ईयर एज ग्रुप के हैं और उनकी एज में और बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये इसमें बताया गया है कि जो भी इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे इसको करा सकते हैं। चेंज विल नॉट बी कंटिन्यूड एज नेम चेंज फॉर फिक्स और थ्रेशोल्ड टू अपडेट्स अवेलेबल टू ए रेजिडेंट। इसमें नेम चेंज के लिए आप लोगों सबको पता है कि भाई उसने अगर एक बार करा लिया तो दूसरी बार कराने के लिए भी फिर उसको इसमें लिमिटेशंस हैं, एक बार ही करा सकते हैं। दोबारा कराने के लिए अगर वो कराता है तो फिर उसको आप सजेस्ट करेंगे कि आरओ से कंसल्ट करेगा रेजिडेंट। माइनर चेंजेस अगर आपको कुछ करनी होती है तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स दिए गए हैं। कुछ एक माइनर चेंजेस के लिए आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे विनय कुमार का आधार में नाम है, विनय कुमार पीओआई में है और उसमें कुछ एक मिस्टेक थी उनके स्पेलिंग से संबंधित। प्रोनाउंसिएशन अगर हम किसी का उच्चारण करते हैं और उच्चारण में अगर वो चीज एक ही आ रही है पढ़ने में, तो आप यहाँ पे जो करेक्शन की बात है वो उससे है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर पूरा चेंज हो गया और वो चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे हमें गजट नोटिफिकेशन के लिए सजेस्ट करना होगा। यहाँ पे आप जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ एक स्पेलिंग से संबंधित मिस्टेक्स हैं। कई बार आपको ना सीक्वेंस गलत मिलेगा किसी के नाम का। जैसे इसमें जो थर्ड स्टेप है आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है नीति रविधरन। ठीक है, और वो जो डॉक्यूमेंट लेके आया उसमें लिखा था रविधरन नीति। ठीक है, अगर किसी के नाम जो वो चेंज कराने जा रहा है और वो डॉक्यूमेंट लेके आया उसमें सीक्वेंस में अगर आगे पीछे है और वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया है उसमें सीक्वेंस कुछ अलग है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। थर्ड वाला जो मैं आपको स्लाइड शो कर रहा हूं आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है नीति रविधरन, लेकिन जो वो डॉक्यूमेंट ये आधार में उसके नाम था। जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया पीओए उसमें लिखा है रविधरन नीति। इट मींस उसका केवल सीक्वेंस चेंज हो रहा है। फर्स्ट नेम सेकंड जो फर्स्ट और लास्ट नेम है उसमें सीक्वेंस में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर कोई लेके आता है और चेंज कराने की कोशिश करता है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यही चीज हम लोग मैं अभी आपको नेक्स्ट जो पीपीटी है उसमें शेयर करूंगा। आजकल जो हम डॉक्यूमेंट अपडेट वाली बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट में कुछ एक इस तरह की माइनर चेंजेस को यूआईडीआई ने एक्सेप्ट किया है इसको और उन्होंने अलाउ कर दिया है इन चीजों को। अगर इस तरह की कुछ मिस्टेक्स के साथ में कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने जा रहे हैं आप तो आपको फिर उसको डेमोग्राफिक अपडेट करने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है। इसमें संशोधन किया है यूआईडीआई ने। तो इस तरह की चीजों में आप लोग करेक्शन या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करते समय उसके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये इस तरह के कुछ एक करेक्शंस हैं जहां पे कि हम लोग मैं फिर से बार बार आपको वही दोहराऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन आप जो पढ़ने में आ रहा है और प्रोनाउंसिएशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ज्यादा बोलने में एक ही चीज आ रही है, तो आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एचओए बेस्ड जो एक डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन शेयर की गई है जहां पे कि हेड ऑफ द फैमिली किसी का भी जो है उसके लिए वो अलाउ कर सकता है पीओआर से संबंधित, यहाँ पे दिया गया है तो इसको यूज कर सकते हैं आप लोग हेड ऑफ द फैमिली वाले केस में। इसमें इमीडिएट फैमिली मेंबर का जो नाम है वो होना चाहिए, फादर मदर हस्बैंड वाइफ सन डॉटर ब्रदर, इस तरह के लोग अपना हेड अगर वो हेड ऑफ द फैमिली है तो उनको वेरीफाई करके अलाउ कर सकते हैं। हमने इस स्लाइड में यही समझा कि नेम चेंज के लिए एक तो मेन बात यह है कि गजट नोटिफिकेशन कराना जरूरी है। ठीक है, किसी भी तरह का जो है अडॉप्टेशन सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट ये पीओआई के संबंध में ये इस तरह की चीजें यूज नहीं की जाएंगी, हम लोगों को गजट नोटिफिकेशन कराना होगा। ठीक है,
दूसरा चीज, हमें डीओबी से संबंधित अगर किसी ने क्रॉस लिमिट हो गई है, उसकी जो लिमिट बताई गई है डीओबी चेंज करने की, अगर वो क्रॉस लिमिट वाला केस हो चुका है, तो उसके लिए रेजिडेंट को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है। और इस केस में केवल हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट जारी होता है, बर्थ सर्टिफिकेट को ही यूज करते हैं। दोनों का एक सिंगल पीडीएफ बना के हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक ऑप्शन अलग से दिया गया है एक्सेप्शन केस के लिए, तो वहां पे उसको सेलेक्ट करके और दोनों की एक साथ सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करते हैं। सेम हम लोग जो है lakhnau.special@uidi.net.in हमारा लखनऊ आरओ है, उसकी मेल आईडी है, उस पे आप लोगों को उसकी एनरोलमेंट स्लिप, डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट मेल करने होते हैं। उसमें लिख के उसका डिटेल पूरा कि मैंने क्या कहाँ पे क्या काम कराया। और नॉर्मली इस प्रक्रिया को जो है मेल करने की जो प्रक्रिया है वो रेजिडेंट को खुद ही करना होता है। इन केस अगर रेजिडेंट इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, या उसके पास मेल आईडी नहीं है, तो आप हेल्प कर सकते हैं उसको मेल करने में। एनरोलमेंट जो डीओबी क्रॉस लिमिट वाले होते हैं, इसमें कई बार देखा गया है कि बीएलई भाई हमारे या फिर जो ऑपरेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो प्रक्रिया बताई गई थी उसी को फॉलो किया, उसके बावजूद हमारा जो एनरोलमेंट है वो रिजेक्ट हो गया। तो उस पे मुझे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी फिर से यही देनी है कि अगर वो रेजिडेंट का एनरोलमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको इस चीज से परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो एनरोलमेंट है एक नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग केस है ये, ठीक है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें जो हम नॉर्मली एनरोलमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल केस नहीं था, इसकी प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया बताई गई है, एक मैनुअल प्रोसेस है जिसमें कि आपको एक मेल भी करना होता है, ठीक है। तो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट उसको, चूंकि ये नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं था, वो 24 घंटे के अंदर आपको रिजेक्शन दिखाएगा और वो रिजेक्ट होगा, एनरोलमेंट 100% रिजेक्ट होता है इस केस में, ठीक है। लेकिन चूंकि जो दूसरा एक पार्ट आपको बताया हुआ है, जो प्रोसेस है कि मेल करने वाला, अगर वो आपने मेल कर दिया है, ठीक है, तो आपको जो 90 डेज की टाइम पीरियड है, 90 दिन का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक पूरा वेट करने के लिए रेजिडेंट को बताना है, ठीक है। जो आपने मेल किए हैं वहां पे ऑन डेली बेस पे जो है मल्टीपल मेल्स जाते हैं उस मेल आईडी पे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो आपने मेल किया वो 1 2 3 4 दिन में मेल रीड आउट करके और आपका क्यूसी सक्सेसफुल कराया जा सके। तो इसलिए वो जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी क्यूसी होगी, मैनुअल क्यूसी यूआईडी टीम करेगी, जो आपके मेल्स गए होंगे उस मेल को चेक करेंगे और आपने जो एनरोलमेंट क्लाइंट के थ्रू उसका एनरोलमेंट किया है उस डिटेल को वो चेक करेंगे। दोनों चीजें अगर सही पाई जाएंगी, पूरे प्रोसेस को सही से फॉलो किया गया होगा, तो उसकी क्यूसी के बिहाफ पे उसको वो जनरेट किया जाएगा बाद में, ठीक है। तो सभी बीएलई भाई कभी भी परेशान ना हो इस चीज को लेके कि आपने जो एनरोलमेंट किया था वो रिजेक्ट हो गया और हम फिर दोबारा एनरोलमेंट कर देते हैं कई बार। तो प्लीज रेजिडेंट को जो मैक्सिमम टाइम लिमिट किसी भी आधार को जनरेट होने की बताई गई है उस टाइम लिमिट तक वेट करने के लिए बोलिए। इन केस अगर किसी रेजिडेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है या फिर उसको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, इस चीज से वो जूझ रहा है, काफी समय से उसका रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो आरओ संपर्क कर सकता है रेजिडेंट, वो खुद से संपर्क करे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है दस्तावेज के साथ में वो वहां पे पोस्ट भी कर सकता है या फिर जाके सबमिट भी कर सकता है आरओ में। आरओ हमारा जो है लखनऊ है, लखनऊ आरओ जो रीजनल ऑफिस यूआईडीआई है, वहां पे जाके वो संपर्क कर सकता है रेजिडेंट खुद से। लेकिन उसको एनरोलमेंट कराना ही होगा। एनरोलमेंट उसे जो क्लाइंट है, चाहे वो यूसीएल हमारे जो बीएलई भाई यूज कर रहे हैं या फिर जो नॉर्मल ईसीएमपी क्लाइंट है जहाँ पे कि न्यू एनरोलमेंट भी होते हैं, उसके थ्रू भी वो कराएगा, ठीक है। लेकिन उसको दोनों प्रोसेस पूरे कराने होंगे, एक तो वहां पे एनरोलमेंट कराएगा क्लाइंट के थ्रू, और दूसरा जो मेल वाला प्रोसेस है उसको भी वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो सभी रेजिडेंट को आप सही जानकारी दें, खुद भी अपनी जानकारी को करेक्ट करें कि ये जो प्रोसेस के थ्रू जितने भी एनरोलमेंट होते हैं वो रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है, ये नॉर्मल केस नहीं था। जो डीओबी क्रॉस लिमिट में चले गए, जो डीओबी चेंज करने की जो ऑप्शंस दिए गए थे उससे ज्यादा वो बार ट्राई कर रहा है अपनी डीओबी को सही कराने के लिए, ठीक है। इसलिए उसका जो एनरोलमेंट है वो नॉर्मल एनरोलमेंट ना होकर के एक एक्सेप्शन एनरोलमेंट में जाएगा और दोनों प्रोसेस को उसे फॉलो करना होगा।